इस कहानी के सेकंड कहानी के लास्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लू यान के मैसेजेस पढ़ के चले तो जाता है उसे कंपनी रिसीव करने, लेकिन वो वहां से पहले ही जा चुकी थी। उसे लगा कि शायद वो नहीं आएगा, तभी लू मैसेज कर देखता है उसके अकाउंट से पैसे कटने के मैसेज आ रहे हैं। उसे लगता है शायद यार ने कुछ खर्चा किया होगा। उसका सेक्रेटरी कहता है उसने कहीं कार वार तो नहीं खरीद लिया, आप उसे रिसीव करने में लेट कर दिए तो। लेकिन यान यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बाय करके आती है और कहती है कि ये बहुत ही कन्वीनिएंट है, ईज़ी टू राइड है। ये हीरोइन का कैरेक्टर थोड़ा साइको टाइप नहीं लग रहा है? ये इतना ओवर एक्सैजरेट करती है सारी चीज़ों को कि बस पूछो ही मत। उसने यहाँ पे लो के लिए भी कुछ चीज़ें बाय करी थी। जब वो लोग घर जाते हैं तो उसने घर को सब जगह ऐसे पिंक-पिंक बना दिया था। उसके मॉम-डैड ने लो और यान के लिए कुछ डिशेज़ भेजे थे। उसे अपनी मॉम-डैड की याद आने लगती है। वो सोचती है वो कल मिलने के लिए जाएगी। लू वैसे तो स्पाइसी फूड खाता नहीं था, लेकिन यान के कहने पर टेस्ट करता है। बेचारे को बहुत ही खांसी आने लगती है और यहाँ पर इस तरीके से वो बताती है लोगों कि वो कल अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जा रही है। लू कहता है क्या मैं भी चलूं? वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही मिल लूंगी। अब लू धीरे धीरे यान के लिए बदलने लगा था और ये बात खुद यान को भी नहीं पता था। और लू सोच रहा होता है कि ये लड़की पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। दोनों के बीच कुछ रोमांटिक से मोमेंट भी क्रिएट होते हैं। घर की हेल्पर लोग ये देख कर के सारी बातें ग्रैंडफ़ादर को बता रही होती है। अगले दिन ड्राइवर यान को उसके घर लेके जाता है तो यान कार कहीं और पार्क करने के लिए बोलती है, क्योंकि ये कार बहुत ही महँगा है। और फिर वो सोच रही होती है कि घर वाले बेकार ही थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील करेंगे। जब वो अपने घर जाती है, उसके मॉम-डैड उससे मिल कर के बहुत ही खुश थे। वो उसकी फ़िक्र कर रहे थे कि वो लू के साथ ठीक तो है ना? वो उसे बुली तो नहीं करता? यान कहती है, "नहीं मॉम-डैड, वो बहुत ही ठीक है, बहुत ही सही है और वो मेरा बहुत ही केयर करता है।" वो अपनी मॉम-डैड को परेशान नहीं करना चाह रही थी। अभी ये बातें-बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पे यान की कज़न सिस्टर की फैमिली यहाँ पर आ जाती है। वो लोग हमेशा ही यान की फैमिली से कंपेयर किया करते हैं। उन्हें नहीं पता था यान के साथ ये एक्चुअल में इतने रिच इंसान से हो गई है। तो वो लोग यहाँ पर शो ऑफ कर रहे थे कि तुम्हारी बहन का बहुत ही रिच बॉयफ्रेंड बना है। अब यान उनके सामने कोई भी बकवास बात नहीं करना चाह रही थी और उन्हें ये भी बताना ज़रूरी नहीं समझती है कि मेरा हस्बैंड एक्चुअल में इतना ज़्यादा रिच है। इन ढक्कनों को ये बातें बता कर के क्या ही फ़ायदा होने वाला है। दोनों फैमिली कुछ देर आपस में यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। हम सबके यहाँ कोई ना कोई ऐसे एक रिलेटिव होता ज़रूर है, जो हमसे हमेशा ही कंपैरिज़न करते रहता है। आफ्टर दैट वहाँ से यान बाहर निकलती है। दूसरी तरफ लू यहाँ पर एन के सोशल मीडिया चेक करके जानने की कोशिश कर रहा था यान को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। उसे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है और वह इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है, क्योंकि यान की दुनिया उसे समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था। इधर यान अपने नॉवेल के जो फैंस थे उनके बारे में कुछ लिख रही होती है और वो एक रियलिटी शो भी डायरेक्ट करने का प्लान कर रही थी। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तब यहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर का बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ जाता है और वो ऐसे गोल्ड चेन्स वगैरह पहन के आया था अपना पैसा शो ऑफ करने के लिए। और उसकी कज़न सिस्टर तो जाके चिपक जाती है। यान इनकी जोड़ी देख कर के हँसने लगती है। बिल्कुल बाप और बेटी की जोड़ी लग रही थी। लेकिन उसकी फैमिली शो ऑफ करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रही होती है। यान का वो लोग इंसल्ट करते हैं, हाँ, हाँ, तुम्हें तो जेलस हो ही रहा होगा। अब तुम्हारी सिस्टर इतनी ज़्यादा अमीर जो हो गई है। यान सोचते हैं लगता है उसे सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपने ड्राइवर को कॉल करके सिर्फ कार यहाँ लेकर के आने के लिए कहती है और जैसे ही यहाँ पे रोल्स रॉयस की कार आती है ना, तो फिर इनका शक्ल तो देखने लायक था। वो लोग समझ जाते हैं कि यान का जो हस्बैंड है वो भी कोई रिच इंसान ही होगा, तभी उसके पास इतना महंगा कार है। लेकिन जो ड्राइवर था उसे ही वो लोग यान का हस्बैंड समझने लगते हैं। यान उन्हें एक्सप्लेनेशन देने भी जरूरी नहीं समझती है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके मॉम डैड भी काफी डाउन टू अर्थ रह रहे होते। क्या ही जरूरी था ये दिखाना कि उनका दामाद इतना अमीर है। यान घर पहुँचती है, अपना काम कर रही थी, लू यहाँ पर आता है, वो उसे देखने के लिए जाता है, तो गलती से यान उसे दिखाने के चक्कर में स्लिप करती है और लू उसके ऊपर गिर जाता है। मस्त उसके एब्स बिल्कुल यान के सामने थे और यान तो उन्हें ताड़ी ही जा रही थी। अब लू जब ये देखता है कि यान उसके एब्स ताड़ रही है, तो वो खुद भी काफ़ी शर्माने लगता है। टॉपिक चेंज करने के लिए यान कहती है, "अब तुम ऑफ़िस से आए हो, जाकर के फ्रेशन अप हो लो, मैं बाद में फ्रेशन अप होऊँगी।" लू जल्दी-जल्दी अपने कमरे में शर्माते हुए चले जाता है।
रात में वो यान ने जिस कैरेक्टर के बारे में अपने सोशल साइट पर डाला था, उसके बारे में वो सर्च कर रहा होता है कि आखिरकार वो है क्या? उसे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है, तो वो उसी के जैसा बनने का कोशिश करता है ताकि यान उसे पसंद करे। नहाने के बाद उसने शॉवर को डाउन कर दिया था क्योंकि यान की हाइट कम थी। और जब यान वॉशरूम जाती है तो ये चीज़ नोटिस करती है कि लो ने शावर को डाउन कर दिया। वो उसे थैंक्स बोलती है। जब लो आता है तो वो उसे कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है और वो उसे वही वाला वॉच का एक सेट देती है जो कि शाइन करने वाला वॉच उसने पहना था। अब लो यहाँ पर काफ़ी प्यारे तरीके से यान को देखने लगता है कि वो उसके बारे में भी सोच रही है। भले ही वो फुद्दू से ही चीज़ खरीद के लेके आई थी। अगले दिन लो के कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे प्लान्स आते हैं और उसे एक प्लान अच्छा लगता है। बाद में वो नाम चेक करता है तो पता चलता है कि वो तो यान की कंपनी की तरफ से ही आया हुआ है। उसे नहीं पता था कि यान एक्चुअल में इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो जहाँ ये शो होने वाला था कि सारे अपने कंपनी वाले अपना प्रोजेक्ट देने के लिए जा रहे हैं, वो उस प्लेस पर जाने का डिसाइड करता है। यान को ये बात नहीं पता था। यान भी वहाँ जाती है और उसकी कज़िन भी वहाँ पर आए उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर आई हुई थी। वो शो ऑफ करती है कि इस बार तो मैं ही ये कंपनी का प्रोजेक्ट लेकर के जाऊँगी। ईहान कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखते हैं कौन ज़्यादा टैलेंटेड है। यहाँ पर जज बन के लू आता है लेकिन यान उसका फेस देख नहीं पाती है। यहाँ पर जो उसकी बेइज़्ज़ती थी वो जाके लू से बात करके उसे पटाने का कोशिश करती है ताकि कंपनी का प्रोजेक्ट उसे मिल सके। लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद यान स्टेज पर जाती है अपना प्रोजेक्ट देने के लिए। उसके ऑफिस के लोग उसे रोक रहे थे क्योंकि पहले वाली यान टैलेंटेड नहीं थी बट वो कहती है वो संभाल लेगी। वो स्टेज पर जाती है तो लू को देखती है, थोड़ा शॉक हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपना प्रोजेक्ट चालू करती है तो किसी ने उसके पेन ड्राइव को करप्ट कर दिया था। अब ये देखते ही नॉर्मल इंसान तो घबरा जाएगा, लेकिन वो घबराती नहीं है। लो से कहता है मैं हेल्प करूँ? यान कहती है नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं खुद ही सॉल्व करूँगी। फिर वो नीचे जाती है और जैसे-तैसे करके वापस से पेन ड्राइव को पहले की तरह ठीक कर देती है। उसके ऑफिस के लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि यान इतनी टैलेंटेड है। आफ्टर दैट यान यहाँ पर स्टेज पर जाती है और अपना प्रोजेक्ट सबको बताती है। सबको वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और बहुत सारी कंपनीज़ उसमें इन्वेस्ट करने का प्लान भी कर रही थी। उनकी फ्रेंड लोग ऑफिस की तो वो लोग उससे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है हमने तुम्हें गलत समझा था कि शायद तुम टैलेंटेड नहीं हो। आज से हम सब तुम्हारे फ्रेंड बन के रहने वाले हैं। यान खुश हो जाती है। जब वो लोग लौट रहे थे तो यहाँ पे लो यान को रिसीव करने के लिए आया था। ऑफिस के दूसरे लड़के लोग जब यान को महंगी कार में जाते हुए देखते तो वो लोग भी शौकी थे। इधर कार में यान को पता चलता है कि लो ने एक्चुअल में उसकी कंपनी में 80 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ये सुनते ही वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है और उसे थैंक्स बोलने लगती है कि तुमने मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया। दूसरी तरफ उसकी बेस्टी को जॉब से निकाल दिया जाता है और वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती है। जॉब से इसलिए निकाला जाता है क्योंकि उसने जानबूझ कर के यान की पेन ड्राइव को करप्ट किया था ताकि वो अपना प्रोजेक्ट ही ना दे सके। अगले दिन लू नोटिस कर रहा था कि उसे धीरे-धीरे यान के पास सोने की आदत हो गई है। अब वो रात में उसे खुद ही हग करके सोया करता है जिससे कि उसकी बॉडी स्मेल को उसको आदत सी हो गई है। वो इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है। उसका सेक्रेटरी समझ जाता है कि हमारे लो भाई साहब अब अपनी वाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इधर यान के उसके बॉस भी काफ़ी बड़ाई करके उसे प्रमोट कर देते हैं क्योंकि उसकी वजह से कंपनी में 80 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जो आया था। वो बहुत ही खुश थी, उसके ऑफिस के फ्रेंड्स भी खुश थे लेकिन ऑफिस के जो कुछ लड़के थे, जैसे कि यान से जेलस होता था तो वो लोग उससे जेलसी फील करने लगते हैं। कि ये लड़की हमसे आगे भला कैसे ही बढ़ सकती है। सब वो महँगी कार के भी बारे में बात कर रहे थे और यान की बुराई कर रहे थे। यान उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाती है और कहती है कि जब खुद में टैलेंट नहीं हो तो दूसरों की तरक्की से जलना बहुत बुरी बात होती है। इन्वेस्टमेंट मिलने की खुशी में यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है अपने दोस्तों के साथ और फिर इस तरीके से घर लौटी। वो बहुत ही ड्रंक थी। लो उसे सँभालते हुए कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो नशे की हालत में लू को प्यार से किस कर लेती है और कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, इतने कि तुम्हें पता भी नहीं है। और जब लू दोबारा उसे किस करने के लिए जाता है वो तो मस्त घोड़े बेच करके सो रही होती है और कल सुबह उसे याद भी नहीं होने वाला है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन हमारे लू भाई साहब को तो नींद ही नहीं आता। वो रात भर इधर से उधर करवट बदलते रह जाते हैं।
अगली सुबह से लू और यान के रिलेशन से पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके थे। उन दोनों के बीच दोस्ती भी अच्छी होती जा रही थी और प्यार भी। दोनों ब्रश वगैरह भी साथ में करते हैं। लेकिन उसकी कज़न सिस्टर उसकी मॉम आपस में बात कर रहे थे, यान का प्रमोशन अचानक से कैसे हो गया और उससे मिलन का प्रोजेक्ट उसे कैसे मिल सकता है? पता लगाओ आखिरकार क्या चल रहा है? क्या सच में उसने किसी को अपना शुगर डैडी बना लिया है? अब वो इन चीज़ों को पता लगाने के लिए उसके ऑफ़िस पहुँच जाती है और किस्मत से उस लड़के से मिलती है जो लड़का कि यान से जेलस हो रहा था और वो जानबूझकर के उसके सामने उसकी बुराई करते हुए उसे भड़का देती है। मुझे लगता है कि यान गलत रास्ते पे जा कर के कंपनी के लिए इतने सारे इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रही है। अब वो लड़का यान के बारे में पूरी कंपनी में रूमर फैला देता है। उसके बॉस को भी पता चलता है तो वो यान को कंपनी में अंदर बुलाता है। अब सबको लगने लगता है कि जो यान के बारे में रूमर चल रहा है उसी वजह से उसे बुलाया गया है। इधर ये बात लू को भी पता चलता है। वो यान को मैसेज डालता है कि वो उसे लेने के लिए उसकी कंपनी में आ रहा है, लेकिन यान ये मैसेज पढ़ ही नहीं पाती है। इधर उसकी आंटी को लग रहा था यानी उसकी कज़न सिस्टर की मॉम को कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है प्लान के हिसाब से और वो उसके मॉम-डैड का इंसल्ट करने का गाँव में प्लान कर रही होती है। दूसरी तरफ यान यहाँ पर ऑफ़िस से मुँह बना के आती है तो सब पूछने लगते हैं कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया? वो कहती है मुझे भला जॉब से क्यों निकाला जाएगा? एक्चुअल में मेरे बॉस एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए मुझे 5 डे के लिए बिज़नेस मीटिंग पर भेजने वाले हैं, लेकिन मुझे मन नहीं है बिज़नेस मीटिंग पर जाने का, इसीलिए मैं थोड़ा-सा सैड हूँ। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि इसे बिज़नेस मीटिंग पर भेजा जा रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर? उन्हें नहीं पता था कि एक्चुअल में इस तरीके से यान जो है वो लू की वाइफ़ है। सब बाहर यान का इंसल्ट करने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लू आ जाता है। यान तो बाहर जाने का प्लान कर रही होती है, उसे खुद नहीं पता था कि लू यहाँ पर आने वाला है। उसने हाई हील पहना हुआ था थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल लगने के लिए, लेकिन उस वज़ह से उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। लू जब यहाँ पर आता है तो सब उसे देख के पहचान जाते हैं और वो जा कर के यान का सैंडल पर्सनली अपने हाथों से चेंज करता है और यहाँ पर यान खुद को इंट्रोड्यूस कराती है कि लो मेरा हस्बैंड है, तो फिर तो सबका रवैया ही बदल जाता है। सारे यहाँ पर लू से बात करने के लिए आगे आ जाते हैं और यान को बिल्कुल एक मैडम की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़का यान को इस तरीके से उसका इंसल्ट कर रहा था, उसे जॉब से निकाल दिया जाता और जो लोग उसके साथ थे, उनका भी काफ़ी अच्छा-खासा क्लास लगता है। दूसरी तरफ उसकी कज़िन सिस्टर की मॉम गाँव में उनका मज़ाक उड़ाने का कोशिश कर रही थी, तो एट द एंड यान के मॉम-डैड उनके शादी का फ़ोटो यहाँ पे दिखा देते हैं कि वो दोनों एक्चुअल में मैरिड हैं। सारे पड़ोसी ये बात सुन कर के काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसकी मॉम का तो मुँह ही बन जाता है। कहाँ वो उनकी बेइज़्ज़ती करने का प्लान कर रही थी और अब तो इसी का उल्टे बेइज़्ज़ती हो गया। सारे अपने-अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर यान भी लू के साथ वहाँ से बाहर निकलती है। उसकी कज़न अपनी मॉम को कॉल करती है कि यहाँ का तो प्लान फ़ेल हो गया, वहाँ का क्या हालत है? तो उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हें पता भी है कि यान लो की रियल वाइफ़ है। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मेरी कितनी बेइज़्ज़ती हुई है तुम्हें पता भी है? अब उसकी कज़न सिस्टर का मुँह देखने लगता है जब उसे ये पता चलता है कि एक्चुअल में और इधर लू यान को कहता है कि चलो अब ग्रैंडफ़ादर से मिलने का वक़्त हो गया। मैंने तुम्हें मैसेज किया तो था। यान कहते I'm सॉरी मैंने मैसेज नहीं देखा। वो लोग ग्रैंडफ़ादर के घर पहुँचते हैं। उनका घर भी बाप रे! किसी बड़े पार्क से कम नहीं था। इतना खूबसूरत घर कि यान भी देखते ही रह जाती है। वो दोनों घर में अंदर जाते हैं। ग्रैंडफ़ादर की मर्ज़ी से लू की शादी हुई थी तो इट्स ऑब्वियस कि वो यान की काफ़ी ज़्यादा वाली पढ़ाई ही करने वाले हैं। और वो उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव वगैरह कर रहे थे। यान भी ग्रैंडफ़ादर से मिल कर के बहुत ही खुश थी। लू को एक्चुअल में यहाँ पे उसके फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी कराना था, इसी वज़ह से उसे यहाँ पे लेके आया गया था। ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो ग्रैंडफ़ादर से यान पूछती है लू के एक्सीडेंट की सच्चाई, तो बताती है जब वो 8 साल का था, उसके मॉम-डैड का एक्सीडेंट हो गया था और वो पूरी रात हेल्प के लिए चिल्लाते रहा लेकिन कोई नहीं आया। और जब हमें वो मिला तो उसके गले का वोकल कॉर्ड खराब हो चुका था। लेकिन वोकल कॉर्ड तो ठीक हुए कुछ टाइम बाद, लेकिन ये चीज़ उसके साइकोलॉजिकल ये पर इतना ज़्यादा बुरा असर डाला कि उसके बाद फिर वो बोल ही नहीं पाया। ट्रीटमेंट की वज़ह से लू यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ बोलने का कोशिश कर रहा था, यान उसके पास ही थी। ये देखते ही यान बहुत खुश हो जाती है और उसे एप्रिशिएट करने लगती है। ग्रैंडफ़ादर उन दोनों के क्लोज़ रिलेशनशिप को देख कर के बहुत ही खुश थे कि वो इतनी अच्छी है कि वो लू को ऐसे एप्रिशिएट कर रही है और वो कहते हैं आई थिंक अब हमें
पोते या पोती के बारे में सोचना ही चाहिए क्योंकि उनके रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छे हैं। रात में वो यान को बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट वगैरह करते हैं। यान कहती है ग्रैंडफ़ादर इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते अरे ये तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तुम लू के लिए जो कर रही हो वो बहुत ही बड़ी बात है और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ये रखोगी तो। यान वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर फिर ग्रैंडफ़ादर को कहती है कि हमें उसे स्टिमुलेट करना पड़ेगा ताकि वो और ज़्यादा बोलना सीखे। ग्रैंडफ़ादर उसे समझाते हैं कि वो तुम ही ऐसा कर सकती हो। अगले दिन लू और यान जब अपने घर पर थे तो अगले कुछ दिनों तक यान बहुत ही कोशिश करती है कि लू वापस से कुछ बोले, लेकिन उसे वो मौका ही नहीं मिल रहा था जो कि लू को वो इतना ट्रिगर कर सके कि वो बोले। बेचारी बहुत सारी कोशिशें करके थक चुकी थी, लेकिन लू यहाँ पर फोन पर ही टाइप कर करके यहाँ पर यान से बातें किया करता था। लेकिन यान की मेहनत देख करके लू अपने ट्रीटमेंट प्रोसेस को और सीरियसली आगे बढ़ाने का प्लान करता है ताकि वो जल्दी बोल पाए। एक्चुअल में वो यान को भी सरप्राइज देना चाह रहा था। अगले दिन जब यान ऑफिस जाती है तो उसके फ्रेंड लोग उसे पूरा छेड़ रही थी कि अरे बताओ बताओ तुम्हारे और लोग के बीच में क्या चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक है क्या, बहुत सारी चीज़ें वो लोग पूछ रहे होती है। और इधर लू यान के सोशल मीडिया पे लगातार नज़र बनाया हुआ था, उसकी पसंद नापसंद वो सारी चीज़ें ध्यान रख रहा था। शाम में वो यान को एक पार्टी में लेके जाने वाला था, इसलिए यान यहाँ पर बच्चों की तरह छोड़ करके एक नॉर्मल मैच्योर वुमन की तरह रेडी होती है ताकि वो लू के साथ उस पार्टी में जा सके। वो लोग उस पार्टी में पहुंचते हैं तो कुछ लड़कियां थी जो कि यान से जेलस हो रही होती है कि वो मतलब इतनी गरीब फैमिली से हो करके भी लू जैसे रिच इंसान से उसकी शादी हो गई है। और लेकिन फिलहाल मुंह पे तो वो लोग उसको कुछ नहीं बोलते हैं। लू कुछ बिजनेसमैन से उसे इंट्रोड्यूस कराता है। आफ्टर दैट वो अपना और बिज़नेसमैन से मिलने के लिए चले जाता है। तो यान यहाँ पर इस तरीके से अपना अकेले ही पार्टी एन्जॉय कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो लड़कियाँ ऐसे उससे जेलस होकर के उसे बुली करने के लिए आने लगती है और साथ ही में लू का भी मज़ाक उड़ाने लगती हैं कि वो तो एक म्यूट है। अब मैं समझाओ कि समझिए कि उसने तुमसे शादी क्यों कर लिया? यान उन्हें पलट के बहुत ही अच्छा खासा जवाब दे रही है, ताकि वो लोग उसके हस्बैंड की बुराई ना करें। और लू खड़ा होकर के ये बातों को सुन रहा था कि किस तरीके से यान उसे सपोर्ट कर रही है। यानी ये देखती है कि लू ने इन बातों को सुन लिया तो वो जाकर से कहती है कि तुम्हें इन ढक्कनों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम में कोई कमी नहीं है। लू यान को यहाँ पर हग कर लेता और ये हग उसका एक ऐसा केयरिंग वाला हग था कि यान भी खुद कन्फ्यूज़ थी। वो लोग वहाँ से लौट रहे थे तो तेज़ बारिश हो रही थी और लू को बारिश के मौसम में ये सारी चीज़ें उसे उसके मॉम डैड की याद दिलाती है। यान उसे डाइवर्ट करने का कोशिश करती है ताकि लू उस बुरे सदमे के बारे में याद ना करे और मूव ऑन करने का कोशिश करे। तभी अचानक से एक गमला यान के ऊपर गिरने वाला था और लू उसे सेव करने के चक्कर में वो उसका नाम लेते हुए उसे अपने करीब खींच लेता है। यान ये देख कर के खुश थी कि लू ने पहली बार बोला तो वो उसी का नाम बोला। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब लू अपने सेक्रेटरी को कहता है पता लगाओ कि किसने यहाँ पर यान के ऊपर वो गमला गिराने का कोशिश किया है। वो लोग उसे पकड़ के लेकर के ही आते हैं और वो वही लड़की थी जो कि अभी थोड़ी देर पहले लू की बुराई कर रही थी। अब उस लू उस लड़की को अच्छा खासा पनिशमेंट देने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोल देता है। लू यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता है और वो वापस इसे मैसेज में ही टाइप करके लिखने लगता है। यान उसे समझा रही होती है कि तुम्हें थोड़ा-सा बोलने का कोशिश करना चाहिए, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उन दोनों के बीच रिलेशनशिप पहले से काफ़ी ज़्यादा गहरे होते जा रहे थे। उसने डॉक्टर वगैरह को वापस से ट्रीटमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया था, तो डॉक्टर वहाँ पर आता है। डॉक्टर यान को समझाते हैं कि उसे और ज़्यादा स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है। वो बहुत ही कम वर्ड्स बोल रहा है और इतने कम वर्ड्स बोलने पर कुछ भी नहीं होने वाला है। यान अब अपनी पूरी कोशिश करने वाली थी ताकि लू यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सके। दूसरी तरफ लू भी अब यान के लिए सिर्फ ज़्यादा बात करना चाह रहा था। अगले दिन यान को बिजनेस ट्रिप पर जाना था। उसे रिसीव करने के लिए उसके नए शो का हीरो आता है, इसका नाम था यान जी। उसके पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए थे और यान जैसे-तैसे करके उसके कार में बैठ के और वहाँ से चली जाती है। ये देख कर के लू को थोड़ा-सा अजीब लगता है, वो पहली बार अपनी वाइफ को किसी और के साथ देख रहा था। कार में यहाँ पर
वो जो यान जी था वो यान को कहता है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि तुम कॉलेज में 3 साल मेरे ही पीछे पड़ी हुई थी, बट मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। यान को याद आता है ओरिजिनल ऑनर जो थी, वो इस यान जी की फैन थी, बट अब उसे अफ़सोस होने लगता है कि ये लड़की सच में अंधी थी। इसका हस्बैंड इतना अच्छा है और ये इस ढक्कन के पीछे भला कैसे ही पड़ी रह सकती है। यान कहती है, ओह! अब मैं भी तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? मैं भी सिर्फ़ काम की वज़ह से तुम्हारे साथ ही हूँ, तो काम पर फ़ोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे ही वो लोग शूट प्लेस पर पहुँचते हैं तो यान जी की एक एंटी फैन आके उसके ऊपर पानी का बोतल फेंकने वाली थी, लेकिन यान उसे सेव कर लेती है। अब यहाँ से यान जी थोड़ा-थोड़ा यान में इंटरेस्ट लेने लगता है, लेकिन यान तो सिर्फ़ अपने काम पर ही फ़ोकस थी। इधर लू घर जाता है तो वो यान की खाली जगह को देख कर के उसे मिस करने लगता है। उसके साथ बिताए वक़्त अब उसे याद आ रहे थे। उसे मन था कि वो यान के पास चली जाए, तो वो यान को वीडियो कॉल करता है। यहाँ पर वो यान जी के साथ थी और ये देख कर के लू को जेलस होने लगता है। यान जी की वो चाह करके भी यान क्लास नहीं लगा सकती थी क्योंकि उसी के साथ उसे काम करना था और लो भाई साहब तो जेलस में ही जले जा रहे थे। वहीं यान जी के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कॉलेज में यान जी के पीछे यान पड़ी हुई थी। अब उससे ऐसा लगने लगता है कि कहीं यान वापस से यान जी को पटाने का कोशिश ना करे। इधर रात में वो यान जी को कॉल करके बात करता है और बोलता है कि इमरजेंसी है घर आने के लिए। यान सब कुछ छोड़ के घर पहुँचती है, तो पता चलता है कि ग्रैंडफ़ादर ने उसे कुछ और गिफ्ट भेजा है, लेकिन ये लू की तरफ से था और वो उसे सिर्फ़ यहाँ बुलाने के लिए ऐसा कर रहा था। यान को पता नहीं था, लेकिन वो गिफ्ट लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो शू बॉक्स में अपने गोल्ड बार्स और होटल के पेपर्स को ऐसे हाइड करके रखी हुई थी, तो वो ये भी वहीं रखती है। लू यहाँ पर यान के करीब जाके उसे किस करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी यान को ऑफिस से कॉल आ जाता है और वो साइड में जाके बात करने लगती है। बेचारा हमारा लू वो गुस्से में बॉक्सिंग करने लगता है। यान मस्त से ताड़े जा रही थी क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। लू को नहीं पता था कि यान उसे देख रही है। अगले दिन यान अपना काम वाम कर रही होती है। वो लू को कुछ सरप्राइज वगैरह देने का प्लान कर रही थी। वो एक होटल में जा रही है, यान जी के साथ उसका शूट यहीं होने वाला था। उसका रूम बुक नहीं हो पाया था क्योंकि सडन चेंजेस हुए थे। वहाँ पर उसकी कज़न भी आए हुए थे अपनी फैमिली को लेकर के। वो लोग भी यहाँ पर स्टे करने के लिए आए हुए थे, लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि यान भी यहाँ पर आई है और उसका होटल ही नहीं है, तो मज़ाक उड़ाने का मौका तो वो लोग छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो उसकी फैमिली है और फैमिली में भी वो उसके रिश्तेदार ही हैं। तो वो यहाँ पर फिर इस तरीके से वो लोग जाकर उसका मज़ाक उड़ाने लगते हैं, तो यान तुरंत ही यहाँ पर मैनेजर को कहती है कि मैं ये हूँ, जाकर के अपने होस्ट को बोलो, देखना मुझे तुरंत ही बुलाएगा। और होता वही है, उसकी मैनेजर होटल की तुरंत यहाँ पर आती है और यान को कहती है, "अरे, अरे! आपको पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए था, हम आपको पहचान नहीं पाए। चलिए, चलिए आपके लिए स्पेशल वीआईपी रूम बुक है।" और इधर लो यान से मिलने के लिए उस होटल जाने का प्लान करता है, तो उसके लिए वो पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा रेडी-वेडी होकर के आता है, क्योंकि ये सोचता है कि वो अपने लव राइवल से मिलने वाला है, तो भाई हैंडसम तो लगना होगा ना। वैसे भी ये बंदा कम हैंडसम थोड़ी ही था। ड्रामा में हैंडसम लड़के या लड़कियों को पता ही नहीं होता है कि वो एक्चुअल में कितने हैंडसम हैं। खैर यहाँ पर रेडी-वेडी हो कर के वो उसके होटल के लिए निकलता है। उसमें उसका सारा हेल्प उसका सेक्रेटरी कर रहा था। यान तो उसे देख के काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा हो गया तुम आ गए, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। लो को लगता है कि वो उससे किस करने वाली है, लेकिन वो उसे बॉक्सिंग ग्लव देते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बॉक्सिंग करते हुए देखा था और मुझे लगा कि ये तुम्हें शूट करेगा। बेचारे लो के दिल के अरमां आँसुओं में बह जाते हैं। वो चुपचाप अपने ऑफिस फिर काम करने के लिए चले जाता है और इधर यान अपने काम पर फोकस थी। नेक्स्ट डे यान यहाँ पर सब कुछ सेटअप कर रही होती है, लो उससे मिलने के लिए वापस से आता है। यहाँ पर उसकी आंटी लोग भी आ जाती है और वो लोग यान का मज़ाक उड़ाने लगती है, "अरे! तेरा पति तो इतना ज़्यादा रिच था ना, तो फिर तो ये सब काम क्यों कर रही है?" अब यान हँसते हुए कहने लगती है कि मेरा पति रिच है तो इससे क्या मतलब है? क्या मैं अपना काम-वाम छोड़ कर के घर पर बैठ जाऊँ? ये हमारी फैमिली वालों ने नहीं सिखाया। जब मेरे पास टैलेंट है, तो मैं अपने टैलेंट का क्यों ही इस्तेमाल नहीं करूँगी? लो भी यहाँ पर यान के सपोर्ट में खड़ा था। यानी यहाँ पर वो मैनेजर को मैसेज करती है, मतलब इन्फॉर्मेशन देती है कि इन लोगों को होटल से बाहर निकाल देने के लिए और आज के बाद अगर ये लोग होटल आएँगे तो इन्हें होटल में एंट्री ही नहीं देने के लिए। अब वो ऐसा ही करती है। फिर वो मैनेजर को कहती है कि वो उल्लू को सरप्राइज़ देना चाहती है एक अच्छा सा डिनर रेडी करने के लिए। लेकिन इस बात का मतलब उसकी मैनेजर कुछ उल्टा ही समझ जाती है।
और जब वो दोनों कमरे में अंदर जाते हैं तो कमरा बिल्कुल हनीमून कपल की तरह डेकोरेटेड था। यान का ऐसा कुछ करने का मूड नहीं था, लेकिन लोगों का मूड चेंज हो जाता है ये देखते ही। वो होटल के मैनेजर को बुलाते हुए कहती है कि ये क्या है? तो मैनेजर उससे कहती है, आप ही ने तो कहा था ना कि एक अच्छा डिनर रेडी करने के लिए। अब यान कहती है, मैंने लिटरली डिनर बोला था, ये चीज़ें नहीं। अब उसकी मैनेजर कहती है कि बॉस, अब हमने सब कुछ अरेंज कर ही दिया है तो आप लोग एन्जॉय ही कर लो। लेकिन कहाँ ही एन्जॉयमेंट, यान को काम से फुर्सत ही नहीं था। उसे कई बार काम के चक्कर में यान से बात करते रहना पड़ रहा था और ये चीज़ बार-बार लू को जेलसी फ़ील करा रही थी। लेकिन वो जेलसी मूड में यान को ये बातें बता नहीं पाता है और सारी बातें अपने सेक्रेटरी को शेयर करके पूछ रहा था उसे आगे क्या करना चाहिए। बेचारा सेक्रेटरी इन दोनों के प्रेम प्रसंग में फँस चुका था। रात में लू यान के आने का वेट कर रहा था ताकि वो उसे एक प्रिटी सा नेकलेस गिफ्ट कर सके, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो यानजी के साथ डिनर पर गई हुई है। एक्चुअल में शूट कंप्लीट होने के बाद यानजी ने जानबूझकर के यान को कन्फेस करने के लिए बुलाया था। अब लू को काफ़ी जेलसी हो रहा था, वो यान को काफ़ी मैसेज किए जा रहा था। यान मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है तो वो सीधे होटल पहुंच जाता है। वहां जाते ही यानजी को पता चलता है कि लू एक्चुअल में यान का हस्बैंड है। अब लू इतना ज़्यादा रिश्ता कि उसके सामने वो कुछ बोल नहीं पाता और वो यान को वहाँ से लेकर के जाता है। तो उसकी मैनेजर यहाँ आके यान जी को समझाती है, लू से पंगा लेना सही नहीं है, वो बहुत रिच है। इधर कार में वो यान का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था तो यान को समझ नहीं आता है कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। फिर वो उसे अपने गोद में बैठाता है और उसे किस करने लगता है। यान भी उसे नहीं रोकती है, वो समझ जाती है कि शायद लू यहाँ पर उसे यान जी के साथ देख कर के जेलस है। अगले दिन जब यान शूट पर जाती है, एक स्टंट उसे करना था तो अचानक से वो रस्सी टूट जाती है। यान जी उसे संभालने के चक्कर में थोड़ा-सा इंजर्ड हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। यान वहाँ पर उसका फ़िक्र कर रही थी। ये बात लू को पता चलता है, वो जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल जाकर के उसे पता चलता है कि जिस लड़के को यान की वजह से पिछली बार कंपनी से फायर किया गया था, उसी ने बदला लेने के लिए यान के साथ ऐसा किया था। अब गुस्से में जाकर के उस लड़के को उठवाता है और इतना पीटता है कि बस पूछो मत कितना पीटता है। फिर वो यान से मिलने के लिए वापस आता है। यान लू के हाथों में ब्लड लगा हुआ देख कर के काफ़ी घबरा जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद लू इंजर्ड है। सेक्रेटरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए झूठ बोल देता है कि हाँ, लू ही इंजर्ड है। अब वो यान जी को छोड़ कर के डॉक्टर्स के पास लू को वहाँ से लेकर के जाती है। ताकि वो उसका फ़िक्र कर सके। यंजू उसके पीछे-पीछे जाता है, "अरे! मैं सच में इंसल्ट हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए।" लेकिन यान उसे कहती है, "मेरा हस्बैंड भी इंसल्ट है और मुझे उसका ख़्याल रखना है। तुम्हारे लिए यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर्स रखवा दिए हैं, तो तुम आराम से वहाँ पे रिकवर करो और मैं अपने हस्बैंड का ख़्याल रखने के लिए जाती हूँ।" ऐसा कहते हुए वो लू को वहाँ से लेकर के जाती है। अब लू समझ गया था कि यान उसे लेकर के सीरियस है और वो अब उसके साथ सीरियसली रहना चाह रहा था। आफ्टर दैट वो दोनों हैपीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। आपको अगर ये जल्दी लड़की की क्यूट लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के मस्त-मस्त वाले हिंदी एक्सप्लेनेशन में और तब तक के लिए आप मेरे पुराने ड्रामास के हिंदी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो।